हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। होम साइंस की इस महामैराथन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है, क्योंकि हम लगातार आपके होम साइंस से रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं आपके MCQs के माध्यम से। और आज का जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका होम मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आने वाले एग्ज़ामों की बात करें, चाहे आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UGC नेट दिसंबर अटैम्प्ट का हो, या फिर आपके TGT असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ भी रखी हैं और आप सोचते हैं कि जैसे हमने पूरी थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं, एक तरीके से हमारा उसका पूरा रिवीजन हो जाए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, तो ये बेस्ट टाइम है आपका रिवीजन के लिए, क्योंकि इससे बेहतर समय आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जानते हैं जब एग्ज़ाम हो और उससे 1 मंथ पहले ही आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये आपका अगर हम कहें तो हम लाइव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस के थ्रू हम कर पा रहे हैं। एक तरीके से मॉक टेस्ट ही है, यानी टॉप 50 क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिया तो समझ जाइएगा आपके होम मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी कवर हो जाएंगे। मेरी लगातार कोशिश यही है कि मैं आपको महामैराथन क्लास के थ्रू आपके सभी टॉपिक आपको कंप्लीट रिवीजन करके दूं, जिससे आपको और कहीं से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये सेशन पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे बताइएगा आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मेरे साथ साथ आप भी आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। तो अगर आप आंसर करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग चरण में निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे ही नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे आप उनको पहले ही आप उनको गोला कर दो, हाईलाइट कर दो। ऑप्शन ए है जांच, बी है समायोजन, सी है योजना बनाना एंड डी है कार्य करना, वर्क। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोलिंग का, ये ध्यान दीजिएगा प्रबंधन का जो पहला चरण था वो कौन सा था। ऑटोमेटिक आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, योजना बनाना। ठीक है, बाकी जो जांच है, जो आपका समायोजन है और जो आपका कार्य करना है यानी वर्क है आपका, ठीक है, ये आपके नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के चरण हैं। ठीक है, उपचरण जो हैं, लेकिन ये उपचरण में आपका योजना बनाना शामिल नहीं होता है। ये आपका किस में शामिल होता है? ये आपका योजना बनाना आपका प्रबंधन का पहला चरण है। किसका? प्रबंधन का। मैनेजमेंट का जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपका प्लानिंग है, जो कि अब हम आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका सीक्वेंस लगाने के लिए पूरा पूछा जाता है, तो उसमें आपको हेल्प करता है कि पहले आपका कौन सा आएगा, लास्ट में आपका कौन सा आएगा। इस वजह से आपको ध्यान देना है कि योजना बनाना यानी प्लानिंग आपका प्रबंधन का पहला चरण है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सही क्रम क्या है। तो आपको सही क्रम अरेंज करना है। एंड चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शंस आराम से दिखें। थोड़ा सा बड़ा ही कर देते वरना दिखेगा नहीं। चलो, पहला है समस्या की पहचान, विकल्पों का विकास, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, और लास्ट में आपका मूल्यांकन है। बी है समस्या की पहचान, विकल्पों का विकास, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, क्रियान्वयन एंड देन आपका मूल्यांकन है। ठीक है, एंड सी में है आपका विकल्पों का विकास, समस्या की पहचान, क्रियान्वयन एंड लास्ट में आपका मूल्यांकन। एंड डी है सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, क्रियान्वयन, समस्या की पहचान एंड आपका मूल्यांकन। एक चीज़ तो आपको पता होगी अगर आपने पहले भी प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चनों की। दो चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है, एक तो मूल्यांकन हमेशा लास्ट में आता है, इवैल्यूएशन आपका लास्ट में ही आएगा।
तो यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में आपका इवेल्युएशन यानी जो आपका मूल्यांकन है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा ये होती है कि फर्स्ट में क्या आएगा। तो फर्स्ट में अगर आपने पहले भी प्रैक्टिस की है तो आपको पता है कि जो आपका सबसे पहले जो समस्या है उसकी आप पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आखिरकार प्रॉब्लम है क्या, तभी आगे का प्रोसेस डेवलप होगा, है ना। जब पहले पता ही नहीं होगा कि भाई समस्या ही क्या है तो आगे का सोल्यूशन क्या ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हैं जिसमें आपका समस्या की पहचान दिया है, अदर ऑप्शंस में आपका नहीं है। तो सी एंड डी तो ऑलरेडी आपके क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। एंड अब आपको चुनना है ए एंड बी में। अब बताइएगा आपका जो सीक्वेंस लगेगा वो कैसे लगेगा। तो यहाँ देखिएगा आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी समस्या की पहचान, विकल्पों का विकास, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, क्रियान्वयन एंड देन आपका लास्ट में मूल्यांकन शामिल होता है। देखते हैं। तो देखिएगा निर्णय लेने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान की जाती है, फिर समस्या के विकल्पों का विकास किया जाता है और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुना जाता है, फिर उसे लागू यानी क्रियान्वयन किया जाता है और लास्ट में अंत में उसका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फटीग, यानी आपका वह थकावट जो कार्य में रुचि की कमी या निरस्ता के कारण होती है कहलाती है। मतलब अगर आपको कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो आपका कौन सी थकावट होगी, आपका है शारीरिक थकावट, बी है आपका मानसिक मनोवैज्ञानिक थकावट, सी है आपका जैव रासायनिक थकावट या फिर डी है आपका दीर्घकालिक थकावट। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर बताइएगा। सो यहाँ बात करें स्टूडेंट आपके राइट आंसर की। सो राइट आंसर आप जानते हैं कौन सा होगा, आपका मानसिक थकावट। जब आपका इंटरेस्ट नहीं हो, आपका मन नहीं लग रहा है, आप ऊब रहे हैं, किसी भी काम को करने में आपकी रुचि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क से, मन से रिलेटेड होती हैं, इमोशन से रिलेटेड होती हैं, तो आपको वो मानसिक में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और अगर हम शारीरिक की बात करें तो आपका मांसपेशियों में जो आपका लैक्टिक एसिड है वो जमा होने से हो जाता है, तो इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य करने के तरीके में परिवर्तन मुंडेल के कार्य सरलीकरण के किस वर्ग में आता है। तो मुंडेल के कार्य सरलीकरण से हर बार आपके प्रश्न आते हैं, वो उनके जितने चरण हैं उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन सा चरण है। कई बार वो गति वाला, मोशन वाला पूछते हैं, कई बार कुछ अलग पूछते हैं। तो ऑप्शन हैं आपके प्रथम वर्ग, बी है द्वितीयक वर्ग, सी है तृतीय वर्ग एंड डी है चतुर्थ वर्ग। तो कार्य करने के तरीके में परिवर्तन मुंडेल के कार्य सरलीकरण के किस वर्ग में आता है। सो ये जो आपका आता है वो आपका होता है ऑप्शन डी यानी चतुर्थ वर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन है आपका, जब आय में वृद्धि के साथ भोजन पर खर्च किए जाने वाला प्रतिशत कम हो जाता है तो यह नियम कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं मांग का नियम, बी है एंजेल का नियम, सी है बचत का नियम या फिर डी है उत्पादन का नियम। तो ये जो क्वेश्चन है कि जब आय में वृद्धि के साथ भोजन पर खर्च किए जाने वाला प्रतिशत कम हो जाता है तो ये नियम जो आपका कहलाता है वो है आपका एंजेल का नियम। ऑप्शन जो बी है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो एंजेल का नियम है ये कहते हैं कि आय बढ़ने पर जो भोजन पर खर्च की जाने वाली जो राशि है वो आपकी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें कुल आय की, तो कुल आय का जो प्रतिशत है वो आपका घट जाता है। तो मतलब आपका भोजन की खर्च की जाने वाली राशि बढ़ेगी तो जो कुल आय का प्रतिशत है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी इनडायरेक्ट रियल इनकम का उदाहरण है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर द्वारा कमाया गया वेतन, बी है घर के बगीचे की सब्जियां, सी है आपका पार्क या सरकारी अस्पताल जैसी सामुदायिक सुविधाएं एंड डी है गृहिणी द्वारा की गई बचत। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी इनडायरेक्ट रियल इनकम, तो देखो डॉक्टर द्वारा कमाया गया वेतन तो आपका डायरेक्ट इनकम है, घर के बगीचे की सब्जियां भी आपका डायरेक्ट रियल इनकम में आएगा,
वहीं अगर हम गृहिणी द्वारा की गई बचत, वो भी आपकी डायरेक्ट में आएगी। इनडायरेक्ट आपका आएगा पार्क या सरकारी अस्पताल जैसी सामुदायिक सुविधाएं, जो आपकी सार्वजनिक जो चीज़ें हैं जिनमें सबका अधिकार है, वो सारी चीज़ें आपका इसमें आएगा। ऑप्शन सी। ठीक, चलिएगा। क्वेश्चन 7 है, गृह प्रबंधन को एक प्रकार की व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? यानी गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट को एक प्रकार की प्रैक्टिकल जो साइंस है वो किसने कहा है? आपके ऑप्शंस है निकोल और डार्सी, बी है एलन और कैंडल, सी है राजमल पी देवदास एंड डी है बेबिन। बताइएगा क्वेश्चन 7। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन सी, राजमल पी देवदास। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मैंने सी की जगह पी बोला क्या? सी ही बोला होगा। चलिएगा, क्वेश्चन 8 है आपका, घर की साज सज्जा में लय यानी रिदम प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो घर की जो साज सज्जा है, इंटीरियर डेकोरेशन है, उसमें आपका रिदम यानी लय प्राप्त करने का तरीका क्या है? ऑप्शन है आपका संतुलन यानी बैलेंस, बी है आपका पुनरावृत्ति रिपीटेशन और आपका क्रमिक परिवर्तन, सी है अनुपात एंड डी है आपका बल। तो घर की साज सज्जा बताइएगा। तो कला के जो आपके सिद्धांत आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पुनरावृत्ति रिपीटेशन और आपका क्रमिक परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो लय का अर्थ है आँखों की सहज गति, इसे पुनरावृत्ति यानी एक पैटर्न को, पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है दोहराना, है ना, और क्रमिक परिवर्तन यानी रंग या आकार को सीधे सीधे बदलना। ठीक, अब आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट तो वैसे सभी हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का सही क्रम आपको अरेंज करना है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपके यूजी नेट जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जो कि आपका दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। नवंबर आपका ऑलरेडी हाफ हो ही गया, हाफ से ज़्यादा ही हो गया। आपके ऑप्शंस हैं आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन और योजना। बी है योजना, मूल्यांकन, नियंत्रण और आपका आयोजन, सी है योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन एंड डी है नियंत्रण, योजना, आयोजन एंड मूल्यांकन। अब दो चीज़ें तो आपको इसमें अगर आपने याद रख ली, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रबंधन का जो पहला स्टेप है वो आपका क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप जो अदर ऑप्शंस हैं आपको उसको ऑलरेडी तुरंत एलिमिनेट कर दोगे, उनको हटा ही दोगे ऑप्शन से ही, तो उनको आपको मतलब राइट आंसर तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इवैल्यूएशन तो हमेशा लास्ट में आता है एंड यहाँ पे यस बहुत इजी है आपके लिए आंसर ढूंढ पाना। ठीक है, एक तो याद रखो कि आपका जो प्लानिंग है वो पहले आएगा एंड जो आपका मूल्यांकन है वो लास्ट में आएगा। अब देखो कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों चीज़ें आपकी दी हुई हैं। देखो यहाँ पे आयोजन है आपका गलत, ठीक है, यहाँ पे योजना है, ठीक है, यहाँ पे भी योजना है, नियंत्रण है, ये भी गलत। तो दो ऑप्शन मतलब बी सी में चुनना है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या दिया है, आयोजन लास्ट में दिया है और यहाँ पे दिया है मूल्यांकन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एक सेकेंड, ऑप्शन जो सी है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो प्रबंधन के 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले योजना यानी आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर आयोजन यानी संसाधनों को व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद नियंत्रण यानी कार्य को योजना अनुसार निष्पादित करेंगे और अंत में आपका मूल्यांकन होगा, यानी जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उनकी आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंधन प्रक्रिया का वह चरण जो योजना और कार्रवाई के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का कार्य करता है वह है। आपके ऑप्शंस हैं योजना, बी है नियंत्रण, सी है आयोजन एंड डी है मूल्यांकन। तो प्रबंधन प्रक्रिया का वह चरण जो योजना और कार्रवाई के बीच एक सेतु का कार्य करता है वह कौन सा है? ऑप्शन सही होगा, बताइएगा। तो ये है आपका आयोजन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिएगा।
तो आयोजन योजना में बनाए गए जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके कार्य हैं, उनको वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक जो भी संसाधन, जैसे आपका धन है लगता है, आपकी मेहनत लगती है यानी श्रम लगता है, उनको इकट्ठा करने, उन्हें अरेंज करने का कार्य करता है। यानी भाई धन को भी उस हिसाब से खर्च करो, अपना जो मेहनत है उस हिसाब से अरेंजमेंट पूरा ऑर्गेनाइज करना, वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और देखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण क्या है? नियंत्रण, आयोजन, योजना एंड मूल्यांकन। इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि अभी अभी हमने ये सॉल्व किया है, जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अरेंज किया है। तो इसका बहुत सिंपल है कि अगर आपसे फर्स्ट से भी पूछा जाएगा तो भी आप बता लेंगे, एंड लास्ट का पूछा जाएगा तो भी आप बता दोगे। तो लास्ट का आपका क्या होगा? इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन, ऑप्शन डी। एंड फर्स्ट की बात किया जाएगा तो आपका क्या होगा? योजना। और 11 का करेक्ट आंसर आपका हुआ डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मानवीय यानी नॉन ह्यूमन संसाधन है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ज्ञान, बी है कौशल, सी है धन एंड डी है समय। बताइएगा। और कमेंट तो कर दिया करो, बहुत खुशी मिलती है। आप लोग कमेंट में कितना कंजूसी करते हो, काहे भैया काहे, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है गैर मानवीय संसाधन का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका मनी, धन, ठीक। तो मानवीय संसाधन व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, जैसे आपका ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, ऊर्जा, समय, ठीक है। और गैर मानवीय संसाधन भौतिक या बाह्य होते हैं, जैसे आपका धन है, आपकी वस्तुएं हैं, आपकी सामुदायिक सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसमें देखो, अगर आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है गैर मानवीय संसाधन, तो देखो मानवीय संसाधन भी आपके दे दिए गए, तो अब आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा आपके लिए कि भाई गैर मानवीय संसाधन क्या है और मानवीय संसाधन क्या है ना। अब ये इसी जगह में आपका मानवीय संसाधन दिया होता एंड आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें ABCD ऐसे करके ऑप्शन दिए होते, तो फिर आपको वैसे भी अरेंज करना पड़ता। और UGC नेट में ऐसे ही एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं कि भाई ABC सही है, ABCD सही है, ऐसे टाइप के। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार गृह प्रबंधन को एक डैश प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है जटिल, बी है सचेतन, सी है अचेतन एंड डी है सहज। क्वेश्चन 13 एंड राइट आंसर है आपका सचेतन, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, जिसका ये जो आपका सचेतन है, इसका एक तरीके से प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि ये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करने की एक सोची समझी और जानबूझ के की गई प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन परिवार में सबसे अधिक सीमित यानी मोस्ट लिमिटेड माना जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा, बी है रुचि, सी है समय और डी है सामुदायिक सुविधाएं। तो कौन सा संसाधन परिवार में सबसे अधिक सीमित माना जाता है? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है भाई, बताइएगा। वो है आपका समय यानी टाइम ही तो नहीं है किसी के पास, समय की ही कमी है ना। तो समय एकमात्र ऐसा संसाधन है जो सभी के लिए समान है और जिसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। भाई 24 घंटे हैं तो 24 घंटे ही होंगे, ना किसी के लिए ज़्यादा ना किसी के लिए कम। इसीलिए कहा जाता है इन 24 घंटों को ऐसे अरेंज कीजिए, ऐसे मैनेज कीजिए कि आपका सारा काम भी हो जाए और आपके लिए खुद के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए, है ना। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक जीवन को दिशा प्रदान करने वाला मूल आधार यानी बेसिक फाउंडेशन क्या है, जिसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्तर, बी है मूल्य, सी है आय एंड डी है ज्ञान। तो पारिवारिक जीवन को दिशा प्रदान करने वाला मूल आधार यानी बेसिक फाउंडेशन क्या है, जिसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित होते हैं। और आपका करेक्ट आंसर है वैल्यूज़, मूल्य इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मूल्य जैसे आपका ईमानदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा,
व्यक्ति की सबसे गहरी प्राथमिकताएं हैं जो उनके लक्ष्यों को एक तरीके से क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन 16 है, अल्पकालिक लक्ष्य की समयावधि क्या होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष से अधिक, बी है 10 वर्ष, सी है 1 से 2 वर्ष एंड डी है कुछ दिनों से लेकर 1 वर्ष तक। कुछ दिनों से लेकर अ फ्यू डेज टू अ ईयर। ओके, 16 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कुछ दिनों से लेकर 1 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन डी, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। ठीक है, कम समय के लिए, फ्यू डे भी हो सकता है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कार्य के वह मापदंड जो किसी कार्य की गुणवत्ता को दर्शाते हैं कहलाते हैं। तो कार्य के वह मापदंड, वो क्राइटेरिया जो किसी कार्य की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं आपके मूल्य, बी है लक्ष्य, सी है स्तर एंड आपका डी है आदतें, हैबिट्स। क्वेश्चन जो 17 है उसका आप करेक्ट आंसर बताइएगा एंड ऑप्शन आपका होगा सी, स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी। ठीक है, सो स्तर यानी वे नियम या मापदंड होते हैं जिनका उपयोग किसी परिणाम या कार्य की स्वीकार्य गुणवत्ता या मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जैसे सफाई का उच्च स्तर। ठीक, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना। क्वेश्चन 18 है, कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक धन कमाना, बी है घर को सजाना, सी है समय और ऊर्जा की बचत करना एंड डी है सामाजिक संबंध सुधारना। देखिएगा कुछ समय बाद आपको यहाँ पे डबिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब इससे ये होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं या किसी और लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं, जैसे किसी और लैंग्वेज में वो मतलब पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं बोलूँगी तो हिंदी से ही, लेकिन उनको ट्रांसलेट अदर लैंग्वेज में हो जाएगा तो उनको थोड़ा सा समझने में और आसानी होगी। तो यूट्यूब की ऐसी खासियत कई सारी हैं जिनसे बच्चों को काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। तो कुछ समय बाद ये ऑप्शन इसमें आ जाएगा तो आप उसको ऑन करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब मैं बोलूँगी हिंदी में, आपको अपनी लैंग्वेज में वो सुनाई देगा। ठीक, बहुत मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, नहीं? सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका समय और ऊर्जा की बचत करना, सेविंग टाइम एंड एनर्जी। इजी था, पता है आपको, टाइम एंड एनर्जी आपका मेन है। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण का लक्ष्य काम करने के तरीके में बदलाव लाकर कम समय और कम ऊर्जा का उपयोग करना, जिससे कार्य कुशलता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल एंड पेपर टेक्निक मुंडेल द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, ऑप्शन है स्टॉप वॉच तकनीक, बी है प्रक्रिया चार्ट, सी है साइक्लोग्राफ एंड डी है माइक्रो मोशन फिल्म। साइकिल ग्राफ लिखा है इसमें फ़िलहाल। तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोसेस चार्ट। तो इसमें कार्य के विभिन्न चरणों को प्रतीकों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि वृत्त के जो चरण हैं उनको पहचाना जा सके। नेक्स्ट है आपका, कार्य को आसान बनाने के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई को शरीर के अनुरूप समायोजित करना, जैसे रसोई काउंटर की ऊंचाई किस मुंडेल वर्ग में आता है? ऑप्शन है आपके उत्पाद में परिवर्तन, बी है उपकरण में परिवर्तन, सी है कच्चे माल में परिवर्तन एंड डी है कार्य क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन। सो ये जो क्वेश्चन 20 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ऑप्शन डी, कार्य क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया, हमने पहले भी पढ़ा है और ये आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में मिलने वाली आय यानी इनकम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नगद आय, बी है वास्तविक आय, सी है आत्मिक आय या फिर डी है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। सो वस्तुओं या सेवाओं के रूप में मिलने वाली जो आय है उसको क्या कहा जाता है? सो उसको कहा जाता है आपका वास्तविक आय यानी रियल इनकम। ठीक है,
तो रियल इनकम मतलब आपका सीधे वस्तुओं और सेवाओं जैसे मुफ्त आवास, सरकारी सुविधाएं, बगीचे की सब्जियां, इन सब के रूप में प्राप्त होती है। और आत्मिक आय की बात की जाए तो संतुष्टि से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक बजट में सबसे बड़ी मद प्रायः क्या होती है। तो पारिवारिक बजट में सबसे बड़ी मद प्रायः क्या होती है। आपके ऑप्शंस है वस्त्र, बी है शिक्षा, सी है स्वास्थ्य एंड डी है भोजन। भाई रोटी कपड़ा मकान तो आपने सुना होगा है ना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो एक अगर बात करें मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ज़्यादातर जो आय का सोर्स है वो सबसे ज़्यादा खर्च होता है आपका भोजन में, है ना। सबसे ज़्यादा खर्च किस में होता है आपका, फूड में, ठीक है, मील में यानी भोजन में। तो लगभग कितना आप समझ सकते हैं 40 से 60% तक आपका जो आय का लगभग जो खर्च होता है वो भोजन में खर्च होता है। इम्पॉर्टेंट भी है, भोजन नहीं करेंगे तो सिंपल सा सरवाइव कैसे कर पाएंगे। तो ना चाहते हुए भी आपको इन चीज़ों में खर्च करना ही पड़ता है। और जितने हिसाब से जो इनकम आती है एक मध्यम वर्ग के परिवारों में, उसके हिसाब से ज़्यादातर पैसा आपका भोजन में ही जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये एंजेल के नियम के अनुसार भी बताई गई हैं। तो ऑप्शन जो हमने कहा, ऑप्शन जो डी है भोजन, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका वह बजट जो आय के अनुसार व्यय का सबसे सटीक और विस्तृत लेखा जोखा प्रदान करता है कहलाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं संतुलित बजट, बी है घाटे का बजट, सी है बचत का बजट एंड डी है मानसिक बजट। तो वह बजट जो आय के अनुसार व्यय का सबसे सटीक और विस्तृत लेखा जोखा प्रदान करता है, तो वो जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। एंड 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बैलेंस्ड बजट यानी संतुलित बजट, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट है और किसके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के मध्य संबंध को स्पष्ट करना ही गृह प्रबंधन है यानी होम मैनेजमेंट है। तो ये जो कथन है ये किस विद्वान का है, ठीक है। ऑप्शन है आपका निकोल और डॉर्सी, बी है आपका ग्रॉस और क्रैंडल, सी है आपका इरा ओबैक्ट हॉर्न एंड डी है आपका लिचफील्ड। तो क्वेश्चन है मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के मध्य संबंध को स्पष्ट करना ही गृह प्रबंधन है। सो ये जो आपकी स्टेटमेंट कही गई है ये कही गई है आपका इरा ओबैक्ट हॉर्न के द्वारा। ऑप्शन जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इन्होंने प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को संसाधनों के बीच संतुलन और जो संबंध है वो स्थापित करने का जो प्रोसेस है उसके रूप में एक तरीके से डिफाइन किया है। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक संसाधन गैर लचीला और सबसे अधिक सीमित है। ऑप्शन है आपका धन, बी है ऊर्जा, सी है रुचि और डी है समय। तो कौन सा पारिवारिक संसाधन गैर लचीला और सबसे अधिक सीमित है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका क्या होने वाला है 25 का डी यानी समय यानी आपका टाइम। तो टाइम सबको बराबर मिला है, 24 घंटे आपको भी मिले हैं, 24 घंटे हमें भी मिले हैं। ना इसे हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं, उसी के बीच में हमें सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं प्लानिंग के थ्रू। क्वेश्चन नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है। ऑप्शन है स्थापना काल, बी है विस्तार काल या विखराव काल, सी है संकुचन काल और डी है सेवानिवृत्ति काल। एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, कई सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि मैम जब महामैराथन क्लास आप लेके आ रही हैं तो क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, 100 होने चाहिए। आपकी बात सही भी है ना, बट एक्चुअली में क्या होता है कि मेरे पास अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जिसके थ्रू मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा 1 घंटे के अंदर ही वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हो ही नहीं पाएगा वो चीज़। तो इस वजह से मैं क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कम लेकर आती हूँ। बट एनीवेज हम क्वेश्चन तो लगातार ही कर रहे हैं ना, 50-50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो ही रहे हैं। एंड हो सकेगा तो एक दिन में 2 क्लासेस ले ली जाएगी, है ना।
सो बताइएगा। परेशान मत होइएगा, एग्ज़ाम सबके नज़दीक ही हैं, ठीक है। एंड टेंशन होती ही है, आपको भी होती है और जो टीचर होते हैं उनको भी टेंशन होती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ स्टूडेंट को। सो डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिले। सो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो है आपका विस्तार काल या बिखराव काल, ऑप्शन बी, ठीक है। चलेगा। तो विस्तार काल की बात करें जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और बिखराव काल की बात करें जब बच्चे घर छोड़कर जा रहे होते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड कई बार आपका घोंसला चरण भी पूछा जाता है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड कई बार मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विस्तार काल मतलब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अगर हम बिखराव काल की बात करें तो बच्चे जब घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन माता पिता काम कर रहे होते हैं। दोनों ही अक्सर सबसे लंबे चरण माने जाते हैं। बिखराव काल सर्वाधिक सबसे क्या होता है, आपका लंबा समय होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक तरीके से बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे हर बार आपका प्रश्न पूछा जाता है, इतना मैं कहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वह लक्ष्य जो जीवन भर चलते हैं और कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते हैं कहलाते हैं। तो वह लक्ष्य जो जीवन भर चलते हैं और कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अल्पकालिक लक्ष्य, बी है मध्यवर्ती लक्ष्य, सी है दीर्घकालिक लक्ष्य, और डी है सामान्य लक्ष्य। सो 27 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट, वो है आपका दीर्घकालिक लक्ष्य, यानी जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो आपका करेक्ट आंसर है। तो लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो जीवन में खुशी या सफलता प्राप्त करना अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और इनकी प्राप्ति में आपका कई ईयर लग जाता है, ठीक है। तो दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक के लिए, अब वो टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है कब तक, है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट है आपका मुंडेल के अनुसार कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन के तहत परिवर्तन के सबसे कम खर्चीले और आसान तरीके किस वर्ग में आते हैं। परिवर्तन यानी चेंजेस के सबसे कम खर्चीले और आसान तरीके किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन है प्रथम वर्ग, बी है द्वितीयक वर्ग, सी है तृतीयक वर्ग, एंड डी है आपका पंचम वर्ग। तो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीयक वर्ग, सेकंड आपका, ठीक है, चलेगा। तो द्वितीय वर्ग में शरीर की गतियों में परिवर्तन, जैसे हाथ के बजाय पूरे शरीर का यूज़ करना, ठीक है, तो सबसे कम खर्चीला और आसान होता है। नेक्स्ट है आपका कार्य सरलीकरण के संदर्भ में ऑपरेशन चार्ट किसका एक उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कार्य सरलीकरण के संदर्भ में ऑपरेशन चार्ट किसका एक उपकरण है, एंड आपके ऑप्शन है मुंडेल, बी है आपका गिलब्रेथ, सी है प्रक्रिया चार्ट, एंड डी है स्टॉप वॉच तकनीक। सो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, वो है आपका गिलब्रेथ, ठीक है, चलेगा। तो गिलब्रेथ जो दंपत्ति है, ठीक है, उन्होंने कार के अध्ययन के लिए साइकोग्राफ और ऑपरेशन चार्ट जैसी तकनीकी का क्या किया, विकास किया है। नेक्स्ट है 30, पारिवारिक बजट यानी फैमिली बजट बनाते समय किस प्रकार के व्यय में सबसे अधिक लचीलापन होता है, ठीक है। तो पारिवारिक बजट यानी फैमिली जब आप बजट बनाते हैं तो किस प्रकार के व्यय यानी एक्सपेंडिचर में सबसे अधिक लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपके ऑप्शंस हैं निश्चित व्यय, बी है अनिश्चित व्यय, सी है अप्रत्याशित व्यय, और डी है अर्ध निश्चित व्यय। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अनिश्चित व्यय, ठीक है, अनिश्चित व्यय। तो अनिश्चित व्यय जैसे आपके भोजन, कपड़े, मनोरंजन, ये आसानी से कटौती किए जा सकते हैं, जिससे ये सबसे अधिक लचीले होते हैं। निश्चित व्यय मतलब आपका किराया है, आपका बीमा है, ये लचीले नहीं होते हैं, ठीक। मतलब जैसे कपड़े में है, मनोरंजन में, उसमें आप बचा सकते हैं, ठीक है, कम खर्च कर सकते हैं, बट इसमें आपका थोड़ा फिक्स हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका घर की साज सज्जा में कला के सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। वस्तुओं की कीमत बढ़ाना। बी है आपका घर का आकार बढ़ाकर दिखाना। सी है आनंददायक और संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करना। एंड डी है केवल रंग और पैटर्न का उपयोग करना। सो जो क्वेश्चन है कि घर की साज सज्जा में कला के सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आनंददायक और संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, तो कला के सिद्धांतों में संतुलन है, लय है, अनुपात है, ठीक है, इन सब का यूज़ होता है। हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से कला के सिद्धांत वगैरह डिस्कस नहीं किए हैं, आपको बताया है। एक बड़े कमरे में छोटे और हल्के फर्नीचर का उपयोग करने से कमरे का दिखना किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लय, बी है अनुपात, सी है बल एंड डी है संतुलन। बताइएगा 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका अनुपात, ऑप्शन बी। चलते हैं, तो अनुपात का संबंध वस्तुओं के आकार, माप और उनके बीच के संबंध से है। बड़े कमरे में छोटे फर्नीचर उपयोग करने से जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निर्णय केवल एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है और परिवार के बाकी सदस्यों की राय शामिल नहीं होती तो ये कहलाता है, मतलब जो डिसीज़न है वो एक व्यक्ति ले रहे हैं और राय भी, मतलब अदर जो आपके मेंबर हैं उनकी राय भी शामिल नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं। सत्तावादी निर्णय, बी है लोकतांत्रिक निर्णय, सी है सामूहिक निर्णय एंड डी है लचीला निर्णय। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब केवल अपनी ही चलानी है तो आपका क्या होगा, आपका सत्तावादी निर्णय, ठीक। तो सत्तावादी निर्णय में केवल एक व्यक्ति, आमतौर पर जो आपके घर का मुखिया है, वो निर्णय लेता है और लोकतांत्रिक में परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी परिवार की आय, उसकी पृष्ठभूमि और शिक्षा के स्तर से संबंधित कौन सा मानवीय संसाधन है। ऑप्शन है ऊर्जा, बी है रुचि, सी है ज्ञान और कौशल एंड डी है समय। तो समय मतलब टाइम, ठीक। तो किसी परिवार की आय, उसकी पृष्ठभूमि और शिक्षा के स्तर से संबंधित कौन सा मानवीय संसाधन है, 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ज्ञान और आपका कौशल, नॉलेज एंड आपका स्किल, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट 35, पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया में नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग को एक चक्रीय प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया में जो आपका नियंत्रण है यानी कंट्रोलिंग है, उसको एक चक्रीय प्रक्रिया क्यों माना जाता है। एंड जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं आपके, क्योंकि यह हमेशा योजना यानी प्लानिंग के बाद शुरू होता है। बी है क्योंकि ये सीधे मूल्यांकन की ओर ले जाता है। सी है क्योंकि इसमें समायोजन शामिल है जो नई योजना का आधार बनता है। एंड डी है क्योंकि ये संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। जैसे अगर मैं ऊपर नीचे करूँ और आपको ऑप्शंस पढ़ने हो तो आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, वीडियो को आराम से पढ़िए, क्योंकि कई बार जैसे कोई बोलता रहता है तो हमारा ध्यान अच्छे से नहीं लगता, तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ो, देन उसके बाद आंसर दो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया में जो नियंत्रण है यानी कंट्रोलिंग है उसको एक चक्रीय प्रक्रिया क्यों माना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। एंड यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि इसमें समायोजन शामिल है जो नई योजना यानी न्यू प्लानिंग का एक तरीके से क्या बनता है, आधार बनता है, ठीक है। तो जब कार्य में विचलन पाया जाता है तो आवश्यक सुधार किए जाते हैं और यह सुधार आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है, जो आप नई प्लानिंग बना रहे हैं उनका एक बेस बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। वह निर्णय कौन सा है जिसे व्यक्ति समूह के मूल्यों और अनुभवों के आधार पर लेता है और यह दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अभ्यस्त निर्णय, बी है समूह निर्णय, सी है आधारभूत निर्णय एंड डी है आकस्मिक निर्णय। यहाँ जो है कि वह निर्णय कौन सा है जिसे व्यक्ति समूह के मूल्यों और अनुभवों के आधार पर लेता है और यह दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका आधारभूत निर्णय, बेसिक आपका जो डिसीजन है वो। चलिएगा, तो यहाँ पे बेसिक में आपका आगे जीवन के प्रमुख और दीर्घकालिक पहलू को इफेक्ट करता है, कहाँ रहना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। वह नेतृत्व शैली जिसमें नेता समूह को केवल लक्ष्य बताता है और समूह को स्वयं कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यानी जो आपका समूह का लीडर होगा वो आपको केवल क्या बताएगा, टारगेट बताएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, स्वयं पूरी काम करना है, पूरा फ्रीडम आपको उस तरीके से दिया जाएगा। ऑप्शन है निरंकुश सत्तावादी, बी है लोकतांत्रिक, सी है अहस्तक्षेपी स्वच्छंद एंड डी है आपका पारगमनकारी। तो वह नेतृत्व शैली जिसमें नेता समूह को केवल लक्ष्य बताता है और समूह को स्वयं कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। ये जो आपका होता है ये होता है अहस्तक्षेपी, यानी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है एक तरीके से, स्वच्छंद। ठीक, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो आपका हस्तक्षेपी नेता है यानी जो लीडर है वो समूह के सदस्यों को अधिकतम स्वतंत्रता देता है, यानी ज़्यादातर वो क्या देता है, फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से काम करो। वह आपको टारगेट दे दिया गया कि ये टारगेट है, आपको ये पूरा करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक तरीके से सिर्फ मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं कि इसको ऐसे कर सकते हो, फिर आपको पूरी मतलब स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका 38। पार्कर ने मूल्यों यानी वैल्यूज़ का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत और सामाजिक, बी है साधन मूल्य और साध्य मूल्य, सी है आर्थिक और गैर आर्थिक और डी है आंतरिक और बाह्य। तो पार्कर ने मूल्यों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है ये आपसे पूछा गया है। एंड आपका जो राइट आंसर है वो आपका होगा साधन मूल्य और साध्य मूल्य। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने दो श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया है। एक तो आपका साधन मूल्य जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके हैं, जैसे आपका ईमानदारी, जिम्मेदारी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। साध्य मूल्य की बात करें तो जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं, जैसे आपका सुख और शांति। किसको सुख एवं शांति नहीं चाहिए, सबको चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका स्तर, स्टैंडर्ड्स जो परिवार के लिए सर्वोत्तम या आदर्श स्थिति को दर्शाते हैं वे कहलाते हैं। आपके हैं परिवर्तनशील स्तर, बी है अपूर्ण स्तर, सी है पारंपरिक स्तर एंड डी है कार्यात्मक स्तर। बताइएगा, स्तर जो परिवार के लिए सर्वोत्तम या आदर्श स्थिति को दर्शाते हैं वे कहलाते हैं। वो आपका करेक्ट आंसर होगा 39 का परिवर्तनशील स्तर, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे यूजीसी नेट के संदर्भ में स्तरों को अक्सर परिवर्तनशील यानी फ्लैक्सिबल माना जाता है, क्योंकि वे समय, स्थान और परिवार की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। कोई भी स्तर स्थायी रूप से सर्वोत्तम नहीं होता है, बल्कि यह स्थिति आधारित होता है। चलिएगा, 40 क्वेश्चन है। कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है गिलब्रेथ, बी है मुंडेल, सी है ग्रॉस एंड क्रंडल एंड डी है निकल और डार्सी। यही कुछ आपके हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूँगी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, कार्य सरलीकरण की बात की गई है ना क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मुंडेल। ठीक है, ऑप्शन बी।
तो मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के सिद्धांत और 5 वर्गों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, जिसे कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी के लिए गृह विज्ञान में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कार्य सरलीकरण की तकनीक में मेमो मोशन तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? मेमो मोशन का जो तकनीक है उसका प्रयोग या उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है हाथों की गति को रिकॉर्ड करने के लिए, बी है समय और दूरी मापने के लिए, सी है अपेक्षाकृत लंबी अवधि में की गई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड डी है आपका छोटे दोहराए जाने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जो आपका मेमो मोशन है इसका जो तकनीक है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अपेक्षाकृत लंबी अवधि में की गई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो मेमो मोशन एक फिल्म तकनीक है जो धीमी गति से रिकॉर्डिंग करती है, जैसे प्रति सेकेंड 1-2 फ्रेम, और इसका उपयोग लंबी अवधि के कार्यों जैसे रसोई का लेआउट, पूरे दिन की जो आपकी एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसको रिकॉर्ड करने और उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक आय के संदर्भ में आत्मिक आय का क्या अर्थ है? आत्मिक आय का अर्थ आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं नगद राशि जो निवेश से प्राप्त होती है, बी है वे वस्तुएं और सेवाएं जो मुफ्त में प्राप्त होती हैं, सी है धन खर्च करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और भावनात्मक लाभ, एंड जो आपका डी है वो है वेतन के अलावा प्राप्त होने वाला अतिरिक्त बोनस। तो पारिवारिक आय के संदर्भ में आत्मिक आय का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है आपका धन खर्च करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और भावनात्मक आपका लाभ। ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, पारिवारिक बजट को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शंस हैं आपके मासिक आधार पर बजट बनाना, बी है बजट का मूल्यांकन ना करना, सी है केवल निश्चित व्ययों को शामिल करना, एंड डी है बजट को लचीला बनाना और वास्तविक खर्चों का नियमित रिकॉर्ड रखना। सो 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका बजट को लचीला बनाना और वास्तविक खर्चों का नियमित रिकॉर्ड रखना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रही आज की क्लास। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं महामैराथन क्लास लेती रहूँ तो लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।